नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मोटिवेशन में। मुंशी प्रेमचंद के एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों को भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर की निगाह गलतियों पर सीधे पड़ जाती, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर पहुंच जाती थी। शहर में ऐसा कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुका छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठीकना, स्थूल शरीर, सिर की खिचड़ी, बाल, गोला मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें, उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वो किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाते। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थी। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती थी, होठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाज़ें जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के सामने कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों के चारों ओर से भय निद्रा नहीं आती, मानिए को उसी के भांति मान की रक्षा करनी पड़ती। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता। यहाँ तक हम उसकी याद ही से काँप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियाँ जुगनू की दुत्कारी, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुटियाल और मौसियाल चारों की ओर रक्षा करनी थी। जिस किले में इतने द्वार हो, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। वहाँ तो हमला करने वालों के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनू की तैयारियाँ बदली और उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर यह बात न थी कि स्त्रियाँ उससे घृणा करती हो, नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा स्नातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल ही में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। उसे ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्देश के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्पी बातें की, सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान में खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए कैश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मातकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है। जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्देश को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहसार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेज टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यह ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं। मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य के लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिनी कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उसे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सभी देवियाँ इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती। ऐसी चुड़ैल को एक न दिन रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूँ, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे तो मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोविंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले कर, डाकिये से मिलकर चिट्ठियाँ यह देख ले, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे, इस
रोड पर खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या का हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूँ तो कहना। मिसेस टंडन निकाल देने से ही क्या होगा, उसकी जबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देखकर यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसे सैकड़ों छोकरियों देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया है। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना, कह गई हूँ। मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी, मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद करा दूं तो अपने बाप की नहीं, वह घूमकर दुनिया देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखते जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया, उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियाँ देख चुकी हूँ, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियाँ आ गई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खाना साम ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यही रहती हूँ। बेटा, मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम इनके बारे में पुराने नौकर हो? खान सामा नागपुर से आई है, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खान सामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30% पाती है, यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, 20 तकदीर खुल गया। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए, यह गिरजे विरजे नहीं जानती, इसे दोनों में पटती नहीं। जुगनू मिजाज की तेज मालूम होती है। खान सामा, नहीं, यूँ तो बहुत नेक है, गिरजा नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वो मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी, मैंने समझा चलूँ नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। खान सामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसे से बहुत चिढ़ती हैं, कोई मांगता आया और उसे डांट बताई, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रखने का हक नहीं है, भला चाहती हो तो चुपके से राह ले लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया। नीचे खानदान की है, माँ से नहीं पड़ता, धर्म से विमुख है, पहले धोबे से इतना सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खान सामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खान सामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह की नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खान सामा, अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुआरियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ, हमारी बिरादरी में कोई इस ताने रहे तो थोड़ी थोड़ी ही जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई न पूछता है। इतने में मिस खुर्देस आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी, एक हाथ में छतरी तो दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताज़ा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खान सामा को बुलाकर पूछा, यह औरत यहाँ क्या करने आई है? खान सामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारी ने हुजूर, पर औरत समझदार है, मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी न हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो बड़े ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए, हिंदुओं में तो दूध मुही बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्देस ने जांच की, और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो।
जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्देस ने कुर्सी से उठाकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। मैं आपकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्देस, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सज्जिल युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरमरा करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्देस ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामों में फूल न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्देस ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ जी, आप जाए फिर कभी आना। यहाँ हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खान सामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खान सामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब क्वारपन से जी उबा। अच्छा तहरारदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चुम्मा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे माता वाली हो गई थी। खान सामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नज़र आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँचे। इधर मिस खुर्देस और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्देस ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला। लीला बढ़िया, सचमुच चौधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्देस, मुझे विश्वास था वह जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा था और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कन्फुसियाँ सुनती देख लेना। सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्देस, मुझे अभिनय में मज़ा आता है। दिल लगी रही तो बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है। ज़रा उसके सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता है। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक कौन है? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। नहीं तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, वह कुंवारी कैसे बैठी? अब कल ही खुली। जुगनू, और कुछ हो या न हो, जवान तो बाका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्देस के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उसी वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेहतर पीछे पड़ गई। मिस खुर्देस, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ। तब तक मैं बातों बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अनशन बकना, मुझे भगा ले जाने की प्रस्ताव भी करना। बस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्देस ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही मुझसे वह मांगेंगी। हज़ारों रुपए महीने कमाती हैं, पर आमदनी है लेकिन मिस साहब मगर एक कौड़ी दांत से पकड़ती है। इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलते। मिस खुर्देस ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती। सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा।
तभी यह तैयारियां चल रही है। नहीं, सोने के समय में कुंवारी लड़कियां सज संवरने की क्या जरूरत है। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना, इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुरदेश कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसके बेधड़क मिस खुर्देश को छाती से गले लगा ली और बार बार उसके कपोलों को चुम्बने लेने लग गया। मिस खुर्देश ने अपने को उसके कर पास से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटाकर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्देश ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्देश ने रोज के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त अपने आप में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भाग जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरी की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊँगा। खुर्देश, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबकाकर जुगनी की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई? बुढ़ी शैतान की बच्ची यहाँ भेद लेने आती है, तुमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे में कहे उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वह वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खोला और दुखिया को सारी रात इस तरह काटनी पड़ी मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू विरक्त भाव से कहा, प्यासी ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ा ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गए, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गई है तो आती होगी, घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्देश मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाल आया और मुझसे कहा, निकल जा, जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ा ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चौड़ी उधेड़ लेता। और वह रात बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधी बधी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज न होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैची अभी श्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी न रही और एक बार सुनकर उनकी आत्मा तृप्ति होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेज पांडा ने समर्थन किया। यह आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतें किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरतों का मुंह देखना भी पाप है। उसे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्देश और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, हुआ लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए वकील हो गया। मिस खुर्देश ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर लिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्देश ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्देश ने जुगनू को निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहु तेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए शाह को ललकार रहा था। जुगनू ने हैट कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है।
खुरदेस, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा करने आया है। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुरदेस ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय के पर्दों में क्यों ढका दिया? देवियाँ भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुरदेस ने शरारत की सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुरदेस ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है। एक तरफा फैसला आप लोग क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ा ही पेश है। मिस खुरदेस, वाह, मेरी इज्जत का बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कि मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और उनको अपना बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध न किया। खुरदेस ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज़ से कहा, तुम जरा यहाँ चले जाओ। हुंड खुला हुआ और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियाँ विषिन्न आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुरदेस ने छूमंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपककर गाड़ी के पास गई और खूब देखकर भराकर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुरदेस ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह तिरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो वह रातों वाले साहब हैं। खुरदेस, खूब पहचानती हो। जुगनू, हाँ, क्यों, क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन, क्या पागलों से बात करती हो? जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती है। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे। लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब का इनकार कर रही हूँ। इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाते हैं। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की ललिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुरदेस की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हुक हुक मचता रहा। जुगनू का मुंह से उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरखा उसने कभी न खाया था। इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक के नहीं। मिसेज बागड़ा इस तरह सबको बदनाम करती। लीलावती, आप लोग भी तो यह कहती हैं, उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सर के दाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुरदेस ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा पर जुगनू कहाँ तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास से यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है।